वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। आई एम अनुपमा पंडा और आज हम लोग 10th सीबीएसई का चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी अगर एक ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उसको लिविंग और नॉन लिविंग में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, माने वो पेड़ होते हैं या फिर जितने भी सारे जानवर होते हैं या फिर कुछ अगर हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम खाली आँख से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से वो लैंड में या फिर हमारे दुनिया में वहाँ पे रह सकते हैं। तो या आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस का पार्ट होता है, जिसकी वजह से जितने भी सारी चीज़ें, जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म या फिर जितने भी सारे टाइप के और चीज़ें हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, उनको वहाँ से क्या मिलता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो प्रोसेस होता है या फिर जो तरीके की वजह से वहाँ पे वो फूड को यूज़ करते हैं, फूड को अपने बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से उनके बॉडी के अंदर, उनके शरीर के अंदर बहुत सारे बॉडी प्रोसेसेस, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं जिसके वजह से वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक जो एनिमल, मतलब एक जानवर के बॉडी में वहाँ पे किस तरह से वो गैसेस को अपने अंदर लेता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो है, मतलब जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गैस का, मतलब ऑक्सीजन जो होता है हवा के साथ मिलके कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, या फिर बॉडी में जब वो ऑक्सीजन गैस यूज़ होगा तो वो कैसे वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप से बॉडी से बाहर निकल के आएगा, जो प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्रीदिंग। तो यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे धरती पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कुछ एनिमल्स या फिर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पूरे तरीके से पानी में रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से ज़मीन में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए पानी में रहते हैं और कुछ टाइम के लिए वहाँ पे हमारे ज़मीन में रहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कौन से टाइप के एनिमल्स या फिर ऐसे टाइप के जानवर हमारे साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, जो कौन से हैबिटेट में रहते हुए, मतलब कौन से टाइप के पानी में या फिर लैंड में या फिर कहाँ पे रहते हैं जहाँ पे वो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। सो अभी आप देखिएगा, इधर लिखा गया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ इन एनिमल्स, मतलब जितने भी सारे जानवर होते हैं उनके बॉडी के अंदर, मतलब उनके शरीर में किस तरीके से वो ऑक्सीजन गैस को, मतलब ऑक्सीजन जो हवा में प्रेजेंट होता है, कैसे वो बॉडी के अंदर लेते हैं और बाद में ऑक्सीजन जब उनके बॉडी में यूज़ हो जाता है, मतलब उनके बॉडी के अंदर उसका काम खत्म हो जाता है, तो वहाँ से कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। सो यहाँ पे लिखा गया है कि अभी डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। एक मतलब क्या है कि जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं, मतलब मानो कि पानी में कोई एनिमल होता है, ज़मीन में कोई एनिमल होगा या फिर हवा में कोई एनिमल होता है, तो सबके बड़ी बॉडी में, तो सबके शरीर पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो क्या करेंगे, उसको वो हवा का लेन देन करने में, मतलब गैसियस एक्सचेंज करने में उनको हेल्प करता है। सो अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे पानी में रहने वाले एनिमल या फिर ज़मीन में रहने वाले एनिमल ये कैसे वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। सो पहले हम पढ़ेंगे एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में। सो एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब ये होता है कि जो भी सारे जानवर हमारे पानी के अंदर रहते हैं, आपको पता होगा फिश मतलब मछली, या फिर बोलेंगे क्रोकोडाइल, या फिर होता है हमारे कुछ टाइप के जैसे कि शार्क, वेल, ऐसे बहुत सारे जो मछलियाँ टाइप के जितने भी होते हैं, या फिर आप देख सकते हैं प्रॉन होता है, क्रैब होता है, ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर हमेशा रहते हैं और पानी के थ्रू ही अपने सर्वाइवल, मतलब अपना ज़िंदगी जीते हैं, वो सारे एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम, एक्वाटिक एनिमल। और यहाँ पे हमने एक्वाटिक एनिमल का एग्जाम्पल लिखा है किसका, फिश, जिसको हम बोलते हैं मछली। अभी हम देखेंगे कि फिश के बॉडी में, मतलब एक मछली के बॉडी में वो कैसे वहाँ पे सराउंडिंग से गैसेस लेगा और फिर उसके बॉडी में वो कैसे वहाँ पे कौन सा ऑर्गन होता है जो उसको वो गैसेस का एक्सचेंज, मतलब हवा का लेन देन करने में वहाँ पे मदद कर सकता है। और अगर मेनली हम बोलेंगे कि जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं, मतलब जितने भी सारे जानवर पानी के अंदर रहते हैं, तो उनके बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है गिल्स, जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, सराउंडिंग का गैस लेके अपने बॉडी के अंदर जाता है और वही गैस जब अपने बॉडी में वो यूज़ करेगा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जितने भी सारे जानवर हमारे पानी में रहते हैं तो उनके बॉडी में हमारे बॉडी की तरह एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है गिल्स,
जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, गैसियस एक्सचेंज मतलब हवा का लेन देन अपने बाहर की सराउंडिंग से अपने बॉडी के अंदर कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे दूसरा वाला जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब ये है कि जो भी सारे जानवर या फिर जो भी सारे ऑर्गेनिज्म जो पूरे तरीके से लैंड पे डिपेंड करते हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब अपनी ज़िंदगी के सारे प्रोसेस करने के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए उनको जो खाना चाहिए, उनको हवा चाहिए, जो भी सारी चीज़ें चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें कहाँ से लेके आते हैं, अगर वो लैंड से लेके आते हैं तो उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। और जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जिसके एग्जाम्पल में हम लोग भी जाते हैं, इंसान भी वहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल का ही एग्जाम्पल होता है। और हमारे बॉडी में क्या होता है, वो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग्स। और लॉन्ग्स का फोटो यहाँ पे लगा गया है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जितने भी सारे एनिमल मतलब जितने भी सारे जानवर जो हमेशा ज़मीन पे रहते हैं और अपने बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए वो अगर लैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उनके बॉडी में एक ऑर्गन होता है लॉन्ग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं फेफड़ा, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग से गैसेस ले सकते हैं और बाद में उसी के थ्रू वो अपने बॉडी के सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेंगे। अभी हम देखेंगे और एक टाइप का एनिमल, मतलब ये एक्वाटिक एनिमल, पानी में रहने वाले जानवर, जमीन पे रहने वाले जानवर, इन दोनों को छोड़ के और एक पर्टिकुलर टाइप का मतलब और एक प्रकार का वहाँ पे जानवर भी होता है जिनको हम बोलते हैं एम्फीबियन एनिमल। अब एम्फीबियन वाला क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो एम्फीबियन लिखा है वो शब्द जो होता है वो दो अलग अलग चीज़ों से बना है। पहले हम पढ़ेंगे एम्फी का मतलब क्या है, देन उसका पढ़ेंगे बियन का मतलब क्या होता है। सो एम्फी का मतलब होता है डुअल, डुअल का मतलब होता है दो, मतलब कोई भी चीज़ें अगर दो अगर जब चीज़ें अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एम्फी। और यहाँ पे बियन का मतलब क्या होता है, हमारा लाइफ, मतलब जो भी सारे एनिमल्स होते हैं जिनका डुअल लाइफ है। डुअल लाइफ मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर एनिमल ऐसा है जो क्या कर सकता है, पानी के साथ साथ अगर ज़मीन पे भी रह सकता है और अपने बॉडी के जितनी भी ज़रूरतें होते हैं उसको पूरा करने के लिए वो एक साथ अगर दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब पानी में भी वहाँ पे रहेगा, वहाँ से फूड ले सकता है, वहाँ पे भी अपना सर्वाइवल कर सकता है, लैंड पे भी रह सकता है, वहाँ पे फूड ले सकता है, गैसेस वहाँ से भी ले सकता है। तो कोई भी ऐसा अगर जानवर होता है जो क्या होता है पानी के साथ साथ लैंड में भी रहेगा और अपने रिक्वायरमेंट उन दोनों की मदद से अगर वो फुल करता है, अगर मतलब पूरी तरह कर सकता है, तो वो सारे एनिमल्स को हम बोलते हैं हमारे एम्फीबियन एनिमल। और उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है हमारा फ्रॉग, जिसके बॉडी में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होती है फिर कुछ पर्टिकुलर पार्ट होते हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, मतलब पानी के साथ साथ लैंड में भी रहेगा। और ये जो टाइप के जानवर होते हैं जो पानी के साथ साथ लैंड में रह सकते हैं, तो उनके बॉडी में ऐसा कौन सा एक ऑर्गन होता है जो उनको गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा, तो वो ऑर्गन का नाम यहाँ पे क्या होता है, स्किन। तो अभी हमें पता चला कि जितने भी सारे जानवर पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं, ग्रिल्स के थ्रू अपना गैसेस एक्सचेंज करेंगे। जो भी सारे जानवर लैंड में रहते हैं मतलब ज़मीन में रहते हैं, सो उनके बॉडी में क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ लंग्स मतलब फेफड़ों की मदद से वो अपने बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो भी सारे एनिमल्स होते हैं जो पानी के साथ साथ ज़मीन में रहते हैं, तो उनके बॉडी में स्किन मतलब चमड़ी होता है जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे एक पानी में रहने वाला जानवर या फिर लैंड में रहने वाला जानवर या फिर ऐसा एक जानवर होता है जो पानी के साथ साथ ज़मीन पे भी रह सकता है, तो उनके बॉडी में कौन सा ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस होता है या फिर कौन सा ऐसा स्पेसिफाइड पार्ट होगा जिसके थ्रू या फिर जिसकी मदद से वो अपना गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखिए आज हम अभी पहले पढ़ेंगे कि अभी पानी की जब बात करेंगे मतलब कि लैंड पे तुम्हें पता है कि क्योंकि हम लोग खुद ही ज़मीन पे रहते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हवा से क्योंकि हवा जो है उसके अंदर बहुत सारे जो गैसेस ऑफ मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के गैसेस जो होते हैं वो वहाँ पे मिक्स फॉर्म में मतलब मिले हुए फॉर्म में होते हैं। और हमें पता है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस जो हमें सर्वाइवल के लिए मतलब ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए वो हमें कहाँ से मिलता है, हमारे हवा से मिलता
मिलेगा। बट क्वेश्चन ये आता है, सवाल ये आता है कि जब भी एक्वाटिक एनिमल अगर होता है, मानिए कोई एनिमल है जो पानी के अंदर रहता है, जैसे कि मछली होते हैं या फिर आप देखेंगे केकड़े होते हैं, ऐसे सारे जो जानवर होते हैं जो पानी के ऊपर हमेशा, पानी के अंदर हमेशा रहते हैं। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि पानी से वो ऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं, बिकॉज अभी तक तो हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन सिर्फ हमारे हवा में है, तो पानी के अंदर वो हवा आता कहाँ से है कि जहाँ से वो एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं उसको वो यूज़ कर सकते हैं फॉर सर्वाइवल के लिए। तो अभी हम ये बताने वाले हैं कि जो पानी के अंदर क्या होता है, कभी भी जब हवा, जैसे कि यहाँ पे फोटो में अगर देखेंगे कि अभी देखिए ये हमारा एयर मीडियम है, मतलब हवा वाला एरिया है, और ये हमारा क्या है, वाटर मीडियम है। तो उससे हमें क्या पता चला कि जो ये एयर होता है ये हमेशा क्या होता है, पानी के कांटेक्ट में हमेशा रहेगा, बिकॉज ये हमारा जो एयर होता है पूरी धरती को वो कवर करके रखा है, पूरी धरती के आसपास होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एयर होता है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन होता है जो हमें सर्वाइवल के लिए, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए, ये हमेशा क्या होगा, पानी के कांटेक्ट में हमेशा रहता ही है। तो वहाँ पे कांटेक्ट में रहने से या फिर पास रहने से क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी सारे ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितने भी सारे ऑक्सीजन मौजूद होंगे एयर में, वो सब क्या होगा, कुछ अमाउंट के जो ऑक्सीजन, मतलब कुछ अमाउंट के ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, पानी के अंदर क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। और डिजोल्व का मतलब होता है कि कभी भी जब जो चीज़ें एक दूसरे के साथ पास में होने की वजह से एक दूसरे के साथ वो मिलना स्टार्ट करते हैं, या फिर एक दूसरे से अगर मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिजोल्व हो जाना। तो ये बता सकते हैं कि जब एयर के जो ऑक्सीजन, मतलब हवा में जो ऑक्सीजन होता है, अगर मानिए वो पानी के कांटेक्ट में अगर आएगा, तो पानी में कांटेक्ट में आने की वजह से कुछ जो ऑक्सीजन होता है जो पहले बस एयर में प्रेजेंट होगा, वो क्या होता है, पानी के अंदर मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ ऑक्सीजन या फिर कुछ क्वांटिटी के, कुछ अमाउंट के ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो किसको हेल्प करेंगे, कि पानी में रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं, मतलब फिश होता है, केकड़ा होते हैं, सारे एनिमल्स को, ये सारे जानवरों को हेल्प करता है, ताकि वो, क्योंकि वो लैंड से तो रह नहीं सकते, मतलब हवा से तो ऑक्सीजन ले नहीं सकते, लेकिन अभी पानी में जो डिजोल्व फॉर्म में वो ऑक्सीजन होगा, वहाँ को उसको वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट वी विल लर्न द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वाटिक एनिमल। तो एक्वाटिक एनिमल में कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, कैसे उनको, कौन सा उनका बॉडी का पार्ट होता है, मतलब बॉडी का हिस्सा होता है जो उनको वो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करेगा। सो अभी हम देखेंगे कि एक्वाटिक एनिमल यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमेशा जितने भी सारे जानवर होते हैं वो क्योंकि हवा से गैसेस ले नहीं सकते, तो क्या होगा, वहाँ पे जो पानी में डिजोल्व फॉर्म, मतलब पानी में मिले हुए फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है उसको वो यूज़ करते हैं अपने बॉडी के सारे तरीके या फिर सारे प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। अभी हम देखेंगे कि ऑक्सीजन आएगा कैसे। जैसे कि हमने पढ़ा है अभी कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन मच लेसर देन द एयर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लोअर। मतलब कि हमें पता है कि हमारे हवा में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बट जब यही ऑक्सीजन क्या होगा, पानी के साथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे कि हवा में इतने हाई अमाउंट का जो 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उतने हाई अमाउंट का ऑक्सीजन कभी पानी के अंदर रह नहीं सकता। मतलब इससे क्या पता चला हमें कि एटमॉस्फेयर, मतलब हवा में ऑक्सीजन का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, उतने अमाउंट का ऑक्सीजन कभी भी क्या होगा, पानी के अंदर नहीं मिलने वाला है। और उसके साथ साथ कि हवा के अंदर जितने भी ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म है, मतलब मिले हुए फॉर्म में होते हैं, उसके हिसाब से बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, पानी के अंदर डिजोल्व होकर होता है। मतलब कि हवा के हिसाब से पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम होता है। मतलब हमें जितना इजीली, मतलब हम जितने भी सारे जानवर एनिमल लैंड में रहते हैं, हमें जितना बहुत इजी तरीके से या फिर बहुत सहज तरीके से हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, जितने भी सारे हमारे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनको इतना इजीली ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं मिल पाता है। इसके वजह से क्या रीज़न होगा कि हम देखेंगे कि जितने भी सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट या फिर ऑक्सीजन की मात्रा पहले से पानी में कम है, लेकिन उनको फिर भी तो जीना है। इसके वजह से क्या होगा कि जितने भी सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी
में ब्रीदिंग मतलब जो हवा का लेन देन का प्रोसेस होता है, हवा के लेन देन का तरीका होता है, वो क्या होते हैं, वो ब्रीदिंग रेट उनके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है। फास्टर का मतलब होता है, अभी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अब माने कि हम सब जब ज़मीन पे होते हैं तो हमारे बॉडी में अगर मानेंगे 1 मिनट के अंदर हम 10 से 20 बार वहाँ पे सांस लेन देन करते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे छोड़ के अगर कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं और वहाँ पे चढ़ाई करना अगर स्टार्ट करेंगे, शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जितना हम ऊपर बढ़ते जाएंगे हमारा जो सांस लेन देन का प्रोसेस या फिर सांस लेन देन का जो तरीका होता है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, और ज़्यादा फास्टर हो जाते हैं, मतलब और थोड़ा तेज़ हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज में पता होता है कि कभी भी अगर हम हिल एरिया में मतलब पहाड़ों वाले एरिया में ऊपर जाते हैं, कभी भी जितना हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का अमाउंट मतलब ऑक्सीजन की जो मात्रा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। फिर भी हमारे बॉडी को उस टाइम पे ऑक्सीजन चाहिए, वरना ऑक्सीजन के बिना तो बॉडी का कोई प्रोसेस हो नहीं सकता। तो वो केस में या फिर वो तरीके में हम क्या करते हैं, हम लोग के बॉडी में वो जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है मतलब सांस लेन देन का तरीका होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी तरीके से क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या होगा कि जितने भी सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं मतलब जितने भी सारे एनिमल्स पानी में रहते हैं, तो उनके बॉडी में भी क्या होता है, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है मतलब सांस लेन देन का तरीका क्या होता है, हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो ये आप सोचिएगा मत कि जितने भी सारे जानवर लैंड में होते हैं मतलब ज़मीन में होते हैं और जितने भी सारे एनिमल्स हमारे पानी में होते हैं, वो दोनों सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, मतलब सही दोनों जगह पे अगर मतलब सेम अमाउंट का ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा या फिर दोनों एक तरीके से सांस लेन देन करते हैं, वो बस उन दोनों में कॉमन क्या है, सिमिलरिटी क्या है कि दे बोथ यूज ऑक्सीजन, मतलब दोनों के बॉडी में दोनों के शरीर में ऑक्सीजन का यूज है। बट कौन से ऑर्गन के थ्रू, कौन से बॉडी पार्ट के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगा या फिर कैसे उनका वो इस्तेमाल करेंगे या फिर कैसे वो ब्रीदिंग करेंगे, ये प्रोसेस वहाँ पे सेम नहीं होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हवा के हिसाब से वाटर में मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम होता है, और इवन यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उससे बहुत ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस क्या होता है, पानी में बहुत ही कम अमाउंट में क्या होगा, वो डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा पानी के अंदर मिलके होता है। और इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हमारे जितने भी सारे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनके बॉडी में सांस लेन देन का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, वो क्या होता है, हमेशा थोड़ा फास्टर होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा तेज होता है, ताकि कम टाइम के अंदर भी वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन गैस अपने बॉडी के अंदर ले पाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे तो अभी हम देखेंगे कि अभी देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पढ़ा कि मछली एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है, सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है कि कौन से वाले जानवर हमारे पानी में रहते हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा कि जितने भी सारे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के अंदर जो मिले हुए फॉर्म में ऑक्सीजन होता है उसको यूज़ करते हैं ताकि वो अपने बॉडी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि एक्चुअली कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं या फिर कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं मछली के अंदर, या फिर जो एक एग्जाम्पल होता है, एक उदाहरण होता है पानी में रहने वाले जानवरों का, तो उसके बॉडी में कौन सा तरीका होते हैं, फिर कैसे मेथड्स होते हैं, या फिर किस तरह की प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, अभी पानी के अंदर जो डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है वो कैसे उसके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जाएगा, और उसके बॉडी में ये ऑक्सीजन यूज होने के बाद मतलब व्यवहार होने के बाद कैसे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं वापस से पानी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि फिश टेक्स इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ एंड रिलीज इट ओवर द गिल्स, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी के अंदर अभी डिजॉल्व फॉर्म में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब ये पानी क्या होता है माउथ के थ्रू मतलब मुंह के थ्रू, अभी वो पानी अगर फिश के बॉडी के अंदर, मछली के बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जाएगा, तो वो क्या होता है, जाके एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, मतलब एक मेन ऑर्गन प्रेजेंट होता है फिश के बॉडी में, जो उसको वो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करेगा, जिसको हम नाम क्या देंगे वहाँ पे, दिल। तो हम बोल सकते हैं कि हवा में जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व फॉर्म में मतलब मिले हुए फॉर्म में ऑक्सीजन होता है, वो पानी के कांटेक्ट में आने के साथ, पानी के साथ साथ फिश के बॉडी के अंदर, मछली के बॉडी के अंदर जाएगा, और जब वो गिल्स के पास
पहुंचता है वो गिल्स क्या करेगा, उसको ये ऑक्सीजन को बाकी उसके सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर उसको वो ट्रांसफर कर देता है, मतलब पूरे जो ऑक्सीजन को पूरे अपने सारे बॉडी पार्ट के अंदर भेज देगा। अब हमें पता है कभी भी अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गैस अगर वहाँ पे यूज अगर होगा तो वहाँ से क्या निकलने वाला है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिकॉज कभी भी हमारा बॉडी ऑक्सीजन यूज करेगा तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होंगे, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे, जिसके वजह से वो वहाँ पे ऑक्सीजन को यूज करता है और क्या छोड़ेगा वहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें क्या पता चला कि जो पानी में डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन था वो फिश के बॉडी के अंदर गया। फिश के बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसको हम बोलेंगे गिल्स, जिसकी मदद से वो क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन गैस को पूरे फिश के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन को इस्तेमाल होता है और वहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जो उसी माउथ के थ्रू क्या होता है, वापस से पानी के अंदर आ जाएगा। तो लिखा गया है, सो थ्रू द गिल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर enters the blood and carbon dioxide from the blood enters the water। और ये प्रोसेस में जब देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस पहले पानी से फिश के बॉडी के अंदर गया, देन वापस से वो ऑक्सीजन यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ऑक्सीजन के अंदर आ गया, और ये पूरे प्रोसेस जहाँ पे फिश के बॉडी में ये गैसेस एक्सचेंज होता रहता है वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब बहुत आसान होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज नॉर्मली कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि कभी भी जब हवा का मात्रा, हवा के अमाउंट जो क्या होता है, किसी में अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज़्यादा अमाउंट का प्रेजेंट होगा, वो क्या होता है, कोई भी उसके सराउंडिंग मीडियम में जहाँ पे उसके मात्रा बहुत कम होती है, तो कभी भी कोई भी सब्सटेंस, जैसे कोई चीज़ें अगर होते हैं या फिर हवा मानिए, पानी होता है या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर होता है, वो अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट का प्रेजेंट है वहाँ से जहाँ पे वो कम अमाउंट का मतलब कम मात्रा का प्रेजेंट होगा, वहाँ पे अगर वो से मूवमेंट करके जाता है तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। और हमें यहाँ पे ये पता चला कि फिश के बॉडी में मतलब एक मछली के बॉडी में कौन से तरीके से अगर ये गैसेस वहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो अभी हमने पढ़ा कौन सा मेथड, वो होगा डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन इज द प्रोसेस जिसकी वजह से हम देखेंगे कि गैसेस क्या होते हैं, पानी से फिश के बॉडी के अंदर और वापस से फिश के बॉडी से बॉडी के बाहर भी आ पाता है। अभी हम आगे देखेंगे तो जैसे कि हमने पढ़ा एक एक्वाटिक एनिमल मतलब जो एनिमल पानी के अंदर रहता है, वहाँ पे उसके बॉडी में गिल्स के थ्रू मतलब गिल्स ऑर्गन के हेल्प से उसके बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। अभी हम पढ़ेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब होता है कि जो एनिमल लैंड पे रहता है मतलब जमीन पे रहता है, तो उसके बॉडी में वो कैसे या फिर कौन से ऑर्गन की मदद से वो अपना गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। तो देखिए इधर लिखा गया है कि the respiratory organ in different animals are different but the process of diffusion is common। मतलब हो सकता है अगर एक टेरेस्ट्रियल एनिमल की कोई एग्जांपल लेंगे, माने कि इंसान के बॉडी में या फिर इंसान के शरीर में कैसे वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, या फिर एक बर्ड की बात करेंगे पक्षी के बॉडी में वहाँ पे कैसे गैसेस एक्सचेंज होता रहेगा, तो हो सकता है कि अलग अलग एनिमल की बॉडी में मतलब अलग अलग जानवरों की बॉडी में ये जो ऑर्गन होता है जो उसको गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा वो डिफरेंट हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। बट ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस जिसके बारे में हमने पढ़ा कि सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करेंगे, तो ये जो प्रोसेस होता है या फिर तरीका होगा जिसकी वजह से उनके बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, ये हमेशा सेम रहता है। बट कौन सा ऑर्गन ये प्रोसेस के लिए हेल्प करता है वो सब हमेशा क्या होता है, हर जानवर के बीच में अलग अलग होता रहेगा। अभी हम देखेंगे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो उनके जो ये ऑर्गन होता है या फिर कौन सा एक बॉडी पार्ट जो उनका शरीर का हर हिस्सा होता है जो हेल्प करेगा। बट क्वेश्चन आता है कि कैसा वो ऑर्गन होता है या फिर कौन से जगह पे वो ऑर्गन प्रेजेंट होगा, कैसे वो मदद कर सकता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, किसके बॉडी में वो स्किन के थ्रू मतलब अपने चमड़ी के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, किसके टेरेस्ट्रियल एनिमल की बॉडी में
लंग्स मतलब फेफड़े के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, किसके बॉडी में एयर होल्स होते हैं मतलब उसके नाजल पैसेज मतलब नाक के पास छोटे छोटे जैसे कि वहाँ पे होल्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। कोई होने के लिए कोई भी ऑर्गन उसको गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करता है। बट ये जितने भी सारे ऑर्गन्स होते हैं वो सब ऑर्गन के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब कुछ वहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होगा वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। सो अभी हम पढ़ेंगे कि वो जो ऑर्गन होगा जिसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं उनके से पर्टिकुलर फीचर मतलब क्या ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होंगे जहाँ जिसकी वजह से वो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो अभी देखिए इधर लिखा गया है कि द स्ट्रक्चर्स आर डेलिकेट सो दे आर प्लेस विद इन द बॉडी, मतलब कोई भी ऑर्गन हो माने कि हमारे बॉडी में या फिर मछली के बॉडी में या फिर बर्ड के बॉडी में, कोई भी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जो गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्प करेगा, तो हो सकता है वो क्या होगा हमेशा वो एक डेलिकेट ऑर्गन होता है। डेलिकेट का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, पूरा मुलायम होता है, और क्योंकि वो इतना मुलायम होता है तो कभी भी वो हमारे बॉडी के बाहर मतलब शरीर के बाहर रह नहीं सकता। तो जितने भी हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए या फिर ब्रीदिंग करने के लिए जो भी सारे ऑर्गन हमें हेल्प करते हैं वो क्या रहेंगे हमेशा हमारे बॉडी के अंदर ही रहते हैं। और क्यों? बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं। अगर वो डायरेक्टली सीधा अगर हमारे सराउंडिंग के कांटेक्ट में मतलब एयर के कांटेक्ट में अगर आते हैं तो मे भी उसमें डैमेज हो सकते हैं या फिर खुद वो अपना फंक्शन मतलब अपना काम करने का कैपेसिटी खो सकते हैं। इसीलिए जितने भी सारे हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो हमेशा कहाँ रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अभी हम देखेंगे और क्या फीचर होता है। सो दीज ऑर्गन हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस। इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं बलून का। आपने देखा होगा जब एक बलून के अंदर हम हवा भरते हैं धीरे धीरे क्या होता है बलून का साइज वहाँ पे बढ़ जाता है, और वही बलून जब धीरे धीरे अपने गैसेस को मतलब अपने अंदर जो गैसेस होता है उसको छोड़ेगा तो धीरे धीरे उनका साइज भी उनका जो शेप और साइज दोनों छोटा हो जाता है। मतलब ये है कि कभी भी अगर किसी भी ऑर्गन के थ्रू का रेस्पिरेशन होता है या फिर गैसेस एक्सचेंज अगर होगा वो स्ट्रक्चर या फिर वो पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू क्या होगा अगर मानो हवा उसके अंदर जाता है तो वहाँ पे उसका शेप और साइज उसका बदलता रहता है। जब वो गैसेस को अंदर लेगा या बाहर छोड़ेगा ये सभी में उसका साइज हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा और छोटा हो जाना चाहिए। इसके हिसाब से हमारे बॉडी ऑर्गन के अंदर भी क्या होते हैं गैसेस एक्सचेंज के टाइम पे डिफरेंट प्रोसेस या फिर डिफरेंट तरीके से हमारे बॉडी पोस्चर में भी वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। बॉडी पोस्चर का मतलब होता है अभी जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा कि बलून के अंदर हवा भर रहे हैं तो बिकॉज वो जो बलून का एरिया होता है मतलब बलून जो चीज़ से बना होता है उसका क्या होता है बहुत सा फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल मतलब जहाँ पे अगर प्रेशर देते हैं उसका साइज स्ट्रेच हो जाता है, जब प्रेशर छोड़ते हैं तो वह छोटा हो जाता है। वैसे ही कोई भी ऑर्गन अगर हमारे बॉडी में ब्रीदिंग करने के लिए गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करेगा तो उसका भी बॉडी कैसा होना चाहिए उसी तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिसकी वजह से वो गैसेस को अपने अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर कर रख सकता है और जब ज़रूरत नहीं होगा वहाँ से वो बाहर भी निकाल सकता है। अभी हम आगे देखेंगे कि जो ऑर्गन होता है मतलब अभी तो हमने पढ़ा कि हर एक टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब जमीन पर रहने वाले जानवरों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उसको वो सांस लेने में छोड़ने में हेल्प करेंगे। बट अभी ह्यूमन की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन में ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो उसको वो सांस लेन देन करने में हेल्प करेगा और उसके बॉडी में वो सराउंडिंग से, बिकॉज हमें पता है कि जितने भी सारे लैंड एनिमल्स होते हैं मतलब जितने भी सारे एनिमल जमीन के अंदर ऊपर होते हैं तो वहाँ वो क्या करते हैं हमेशा हवा से अपना ऑक्सीजन लेते हैं जिसके लिए वो ब्रीदिंग के लिए हेल्प करेगा। सो अभी हम देखेंगे कैसे एक इंसान के बॉडी में या फिर जितने भी से लैंड एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी में किस तरीके से वो सराउंडिंग से मतलब अपनी बाहरी जगहों से ऑक्सीजन लेते हैं और बाद में वो कैसे उनके बॉडी में ट्रांसफर होता है। सो अब देखेंगे ये फोटो लिखा गया है कि पहला पॉइंट इधर है कि जनरली टेरेस्ट्रियल एनिमल टेक्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जैसे कि हमने पढ़ा कि जितने भी सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं पानी में रहने वाले एनिमल पानी के अंदर से जो मिल के वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वहाँ से लिखते हैं अपना ऑक्सीजन गैस। बट जितने भी सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं मतलब जो भी सारे एनिमल लैंड में रहते हैं जमीन पे रहते हैं वो क्या करेंगे हमारे सराउंडिंग में यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होता है जो प्लांट से निकलता है वो ऑक्सीजन गैस जो हवा में प्रेजेंट है वहाँ से अपने ऑक्सीजन को वो लेते हैं। आपके क्वेश्चन का कैसे
लेंगे, कौन सा ऑर्गन के थ्रू लेंगे? तो अभी जो ऑक्सीजन गैस एयर में प्रेजेंट होता है, हवा में प्रेजेंट होता है, वो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर आता है बाय द हेल्प ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गन। मतलब एक हमारे बॉडी का हिस्सा होता है जो ये गैसेस को अपने अंदर लेने के लिए हेल्प करेगा, जो पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नोज। नोज का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी का जो ऊपरी हिस्सों में, मतलब ऊपर पार्ट में, हेड वाले पार्ट में ऑर्गन होता है नाक, जिसके थ्रू वो क्या करेगा कि सराउंडिंग से, मतलब अपने बाहरी हिसाब से, बाहरी इलाकों में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हवा के साथ मिलके, उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, अपने बॉडी के अंदर वो गैस लेगा। बट क्वेश्चन आता है कि हवा से कैसे ले सकता है, या फिर और कोई गैस क्यों नहीं जाता? जैसे कि हमने डिफ्यूजन पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि हमेशा गैसेस क्या करते हैं, जितने भी सारे जो ऑक्सीजन होते हैं ये हमेशा क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो एयर होता है, मतलब हवा जो होता है, वो एयर में हमेशा क्या होगा, हमेशा हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर उसी टाइम पे क्या होता है कि लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है। और बिकॉज यहाँ पे लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होता है ये क्या करेगा, बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से क्या करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करता जाएगा। और प्रोसेस आपका सेम है जैसे कि हमने क्या पढ़ा है उसका, डिफ्यूजन। तो हम बोल सकते हैं कि इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑल्सो, मतलब जो सारे एनिमल लैंड में भी रहते हैं तो उनके बॉडी में भी गैसेस एक्सचेंज करने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, जहाँ पे हमारे सराउंडिंग में, मतलब आसपास के जगह में जो हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, हमारे जो नोज के अंदर या फिर नोज के थ्रू, मतलब नाक के थ्रू जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जहाँ पहले से क्या होता है वहाँ पे लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। एंड दिस मूवमेंट ऑफ गैसेस, मतलब जिस तरीके से ये जो ऑक्सीजन गैस होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करता है, वो प्रोसेस को हम क्या पढ़ेंगे वहाँ पे, डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन जो तरीका है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल हो, मतलब कोई जमीन में रहने वाले जानवर होते हैं या फिर पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, ये दोनों मेथड में वो कॉमन है जिसके थ्रू वो अपना गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि अभी नेक्स्ट हमारा पार्ट में आएगा कि अगर एक, मानिए कि अगर एक प्लांट होता है या फिर एनिमल होता है, अभी तो हमने स्पेसिफिकली पढ़ा कि अगर एक, जैसे कि एक पानी में रहने वाला जानवर स्पेसिफिकली होगा या फिर अगर लैंड में रहने वाला जानवर अगर होता है तो वो किस तरह से अपना गैसेस एक्सचेंज करेगा। अभी हम देखेंगे स्पेसिफिकली जो ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट है हमारा, सो ह्यूमन बॉडी के अंदर वहाँ पे कैसे वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते रहेंगे, जो उनको वहाँ पे उनके बॉडी में गैसेस एक्सचेंज या फिर बाकी सारे बॉडी प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। तो ये वाले हिस्से में हम देखेंगे। अभी तो हमने पढ़ा कि जानवरों में कैसे होता है, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल, मतलब लैंड में रहने वाले एनिमल का सबसे कॉमन एग्जांपल होता है ह्यूमन, इंसान, हम लोगों में बॉडी में वहाँ पे कौन सा ऑर्गन हमें वो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए अभी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखिएगा ये जो एक ऑर्गन लिखा गया है, और ये ऑर्गन को हम जनरली क्या बोलते हैं, या फिर जितने भी सारे पार्ट जो होते हैं जो हमें पूरा ये गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करेगा, वो सभी को एक वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको पता होगा कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो अपना खाना को भी, मतलब खाना को हजम करने में भी हेल्प करेगा, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए भी हेल्प करता है। इवन वो हमारे सराउंडिंग से जो ऑक्सीजन होगा उसको यूज़ करके, उसको अपने बॉडी में इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा। बट स्पेसिफिकली अगर कोई ऐसा, हमारे बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो मिलके ऑक्सीजन गैस को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, और बाद में वही ऑक्सीजन गैस बॉडी में यूज़ होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटी, मतलब सारे प्रोसेस ठीक से हो सकते हैं। तो वो सारे प्रोसेस को एक बार में हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको इधर डिफाइन किया गया है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग ऑकर बाय ए स्पेशल सिस्टम कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम क्या है, या फिर कौन सा ऑर्गन होता है जो पूरे रेस्पिरेशन करने के लिए इसको हेल्प करेगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डायग्राम का हेडिंग क्या है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके कौन से पार्ट है, कैसे हेल्प करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम नोज, मतलब हमारा जो नाक है वहाँ से पहले क्या होता है, गैसेस पहले अंदर जाएंगे। बट अभी क्वेश्चन है कि नाक में ऐसा क्या है जिसके थ्रू वो वहाँ से अंदर जा सकते, बाकी और कोई पार्ट से नहीं जा सकते? तो हम देखेंगे ये जो नोज होता है, मतलब नाक के अंदर देखेंगे यहाँ पे दो छोटे छोटे से गड्ढे जैसे या फिर छोटे छोटे दो होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉस्ट्रिल। वापस से बोल देती हूँ, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसकी मदद से हम गैसेस को सराउंडिंग से बॉडी के अंदर लेते हैं, बाद में वो हमारे बॉडी में यूज होगा। तो वो ऑर्गन कौन सा है जिसके थ्रू, जिसकी वजह से हम गैसेस को अंदर ले सकते हैं, इज द ऑर्गन कॉल्ड एज नोज। और वो नोज के बाद देखेंगे वहाँ पे दो छोटे छोटे होल्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसके थ्रू या फिर जिसकी मदद से वो गैसेस को अपने बॉडी के अंदर लेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, नोस्ट्रिल। अभी हमने क्या पढ़ा कि सराउंडिंग एयर से अभी नोस्ट्रिल की मदद से क्या होगी, गैसेस हमारे बॉडी के अंदर आ गया, नोज में आ गया। अभी हम देखेंगे जब वो नोज के अंदर आ जाता है, फिर आते आते वो क्या करता है, हमारे गले पे वहाँ पे आके पहुंचेगा, और वो गले वाले एरिया को वहाँ पे क्या बोलेंगे, हमें उसको फायरिंग्स। तो यहाँ पे जो गैस आया, देन गैस आते आते हमारे जो गले वाले एरिया में जाके पहुंचता है, जिसको क्या बोलेंगे, हम उसको फायरिंग्स। और फायरिंग्स के नीचे ही और एक पार्ट होता है जो ये वाला रॉड वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा बोन का, जिसको हम क्या बोलेंगे, लायरिंग्स। और लायरिंग्स कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स, मतलब जो गैसेस पास होके नॉस्ट्रिल की मदद से पहले हमारे बॉडी के अंदर आता है, फिर वो गले वाले जो थ्रोट वाले हिस्सों में वहाँ पे पहुँचता है, जिसको बोलेंगे फायरिंग्स। देन फायरिंग्स के नीचे और एक पार्ट होता है जिसको बोलेंगे लायरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। अभी क्वेश्चन आता है, इसका तो नाम लायरिंग्स है, आप उसको वॉइस बॉक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लायरिंग्स और जो वॉइस बॉक्स होता है उसके अंदर देखेंगे ऐसे दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। और वही वोकल कॉर्ड क्या होता है, जब हम गैसेस को अंदर ले रहे हैं या फिर बाहर छोड़ रहे हैं, वही जो दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। और टकराने की वजह से वहाँ पे साउंड क्रिएट होगा, आवाज़ क्रिएट होता है, आवाज़ प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें बात करने की कैपेसिटी, मतलब जो हमारे पास ताकत है कि हम बात कर सकते हैं, तो हमारे अंदर जो वो साउंड प्रोडक्शन मतलब बात करने की कैपेसिटी आता है, वो कहाँ से आएगा, इसी लायरिंग्स और वॉइस बॉक्स से आता है। तो वो तो हम देखेंगे कैसे बात करते हैं, बट अभी जैसे का हमारा पार्ट है कि गैसेस एक्सचेंज करने में वो कैसे हेल्प करेगा, तो नोज के थ्रू गैस अंदर आए, फिर फायरिंग्स में आया, फिर लायरिंग्स में आता है, फिर लायरिंग्स के बाद हम देखेंगे एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी बड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, जिसको हम ऑदरली क्या बोल सकते हैं, उसको विंड पाइप। मतलब ये गैसेस जब लायरिंग्स तक पहुंचता है, फिर लायरिंग्स से बॉडी के अंदर आने के लिए बड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जाके वो अपना मूव करेगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रैकिया, और कैन बी ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। अभी देखिए ट्रैकिया तो गले वाले हिस्से होते हैं, हमारे चेस्ट वाले पोर्शन मतलब छाती वाले एरिया में आ गया, बट अभी इसके बाद गैस का क्या होता है, सो हम देखेंगे जब ये गैस हमारे वो विंड पाइप के थ्रू या फिर ट्रैकिया के थ्रू हमारे छाती वाले एरिया तक वहाँ पे आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, अभी ट्रैकिया के वहाँ पे दो हिस्से बन जाते हैं। मतलब हम बोलेंगे कि एक विंड पाइप हमारे सीने वाले एरिया में आता है और वहाँ पे उसकी ब्रांचिंग हो जाती है, मतलब एक विंड पाइप दो या फिर ज़्यादा हिस्सों में बढ़ जाता है, जो पार्ट को हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्रोंची। सो हम बोल सकते हैं कि विंड पाइप हमारे सीने वाले एरिया में आता है, और बिकॉज हमारे बॉडी में दो फेफड़े हैं तो वहाँ पे एक विंड पाइप है, दो फेफड़ों में तो वो गैसेस ट्रांसफर नहीं कर सकता, गैसेस को पहुँचा नहीं सकता, तो उसकी वजह से क्या होता है, वही दो विंड पाइप के दो हिस्से हो जाते हैं, जिनको हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, ब्रोंकी। बट अब देखिएगा कि जो ब्रोंकी होता है वो बस छोटे छोटे ट्यूब लाइक पार्ट्स होते हैं। अब ये पूरा ट्यूब लाइक पार्ट पूरे लंग्स को तो कवर नहीं कर सकता, पूरे लंग्स के अंदर तो गैसेस प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो बाद में क्या होता है, यही ब्रोंकी के क्या होता है, और भी छोटे छोटे डिविजन्स यहाँ पे हो जाते हैं, जिनको हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको ब्रोंक्यूल्स। मतलब पहले विंड पाइप के पहला हिस्सा होने से वो ब्रोंकी फॉर्मेशन करेगा, बाद में वही ब्रोंकी जब और बार बार डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, उसको ब्रोंक्यूल्स। और बाद में वही ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसको एल्वियोली।
और वो अल्वियोली जो होता है वो क्या करेगा कि जनरली हमारे बॉडी में मतलब लंग्स के अंदर तो पूछिएगा कौन से पार्ट में आपका गैसेस एक्सचेंज होता है जहाँ पे हम ऑक्सीजन को अंदर बॉडी के अंदर छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर से बाहर लेके आएंगे। तो ये पूरा जो गैसेस मूवमेंट मतलब हवा का जो लेन देन होता है ये को पूछा जाएगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट में ये सारे गैसेस एक्सचेंज होता रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे अल्वियोली। और ये जो ब्रोंकी है ब्रोंक्यूल्स है अल्वियोली है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है हमारे बॉडी में जो बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे लंग्स। और इसीलिए हम बोलते हैं कि लंग्स इज द मेन ऑर्गन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज इन ऑल टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल। मतलब क्या है कि जितने भी सारे एनिमल हमारे जमीन में रहते हैं तो उनके बॉडी में ऐसे ही दो फेफड़े होते हैं जहाँ पे से ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली जैसे पार्ट होंगे जिसकी वजह से क्या होगा हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। तो अभी हम ये सभी के एक एक पार्ट के बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम देखिएगा तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले अगर जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमारे नाक से स्टार्ट होगा। मतलब नाक में ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जो ये सारे गैसेस एक्सचेंज करने के लिए उसको हेल्प करेंगे। सो पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम नोज। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि नोज तो है और वो नोज में वहाँ पे क्या है दो छोटे छोटे वहाँ पे ओपनिंग्स। ओपनिंग का मतलब है दो छोटे छोटे वहाँ पे होल्स होते हैं और उसी होल्स को वहाँ पे क्या बोलते हैं हम नोस्ट्रिल। तो नोस्ट्रिल इज द फर्स्ट पार्ट या फिर पहला हिस्सा होता है जिसकी मदद से क्या करेगा जो गैसेस होता है वो हमारे बॉडी के अंदर वहाँ पे जा सकता है। अभी हम आगे देखेंगे कि गैसेस जब नाक के अंदर आ गए या फिर नोस्ट्रिल के थ्रू हमारे नाक के अंदर अगर आ जाते हैं फिर वो गैसेस का क्या होता है या फिर वो गैसेस बस वहाँ पे रह जाते हैं या फिर कहाँ जाएंगे। ओके तो यहाँ पर भी नेक्स्ट पार्ट आएगा कि जब वो गैसेस जो होते हैं हमारे नाक वाले पार्ट में अगर आ जाते हैं तो वो भी नाक के अंदर जो भी जितना भी स्पेस है तो वहाँ पे कौन से पार्ट होते हैं या फिर कौन से हिस्से होते हैं जो वो गैसेस में क्या क्या चेंजेस मतलब क्या क्या बदलाव करेंगे जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर वो गैसेस का सही तरीके से वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हेन एयर पासेस थ्रू द नोस्ट्रिल मतलब नाक में जो छोटे छोटे होल्स है उसके थ्रू वो हमारे बॉडी के अंदर आगे फिर क्या होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वो हमारे जो नाक के अंदर आ जाते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा जैसे कि खाली जगह होता है या फिर खाली स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे उसको नाजल चैम्बर। मतलब जब वो गैसेस हमारे नाक के अंदर आ जाते हैं वहाँ पे खाली स्पेस और खाली जगह वहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे नाजल चैम्बर। और उसी नाजल चैम्बर के अंदर हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे नाजल हेयर। बिकॉज वो नाक में प्रेजेंट होता है इसलिए उसको नाजल हेयर बोलेंगे। अब भी क्वेश्चन आता है ये हेयर वहाँ पे क्यों प्रेजेंट है मतलब नाक के अंदर हेयर का क्या काम है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या काम होता है कि हेयर का जो पहला फंक्शन क्या लिखा गया है कि एयर गेट फिल्ट्रेट बाय द फाइन हेयर। मतलब जब यहाँ पर भी हवा जो बॉडी के अंदर जाएगा नाक के अंदर तो ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या करेंगे वो एयर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। फिल्टर का मतलब क्या है कभी भी जो वो एयर हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो वो एयर कैसे अपने बॉडी वो एयर के अंदर से जितने भी सारे हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर कुछ जैसे कि हम बोलेंगे कुछ जर्म्स ऐसे कुछ प्रेजेंट अगर होता है तो वो क्या करते हैं वो जो सारे जो हेयर पार्टिकल्स होते हैं दे बेसिकली ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। ट्रैप मतलब होता है जैसे कि मान कि बहुत सारे जो धुआं ऐसे सारे धूल मिट्टी अगर हमारे नाक के थ्रू अगर नाक के अंदर अगर आ जाएंगे तो ये सारे के सारे जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं वो धूल मिट्टी को पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से सिर्फ साफ एयर क्या हो सकता है साफ हवा क्या होगा हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। और उसके साथ साथ बिकॉज ऑफ द फंक्शन मतलब यही नाजल हेयर की वजह से क्या होगा कि हमारा जो एयर होता है वो क्या हो जाता है मॉइस्ट एंड वार्म। मॉइस्ट और वार्म का मतलब क्या है कि अगर देखिए बाहर से हवा तो आता है बट अगर बात करेंगे हम समर मतलब जब देखेंगे बहुत ज़्यादा अगर
बारिश होता है, ठंड होता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो वो जो एयर का टेम्परेचर होता है, हवा का टेम्परेचर होता है, वो कभी वहाँ पे सेम रहेगा नहीं, हमेशा उसमें बदलाव आते रहते हैं। बट हमारे बॉडी के अंदर वो जो ये टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर कितना रहता है, हमेशा कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ना हमेशा रहना ही पड़ेगा उसको। तो अभी हवा जो हमारे बॉडी के अंदर आता है, वो कभी ज़्यादा गर्म होगा, कभी ज़्यादा ठंडा होगा। अगर ये सारे जो गैसेस का टेम्परेचर, मतलब उसका तापमान अगर ऐसा बदलता रहेगा, तो हमारा बॉडी उसको कभी सही तरीके से इस्तेमाल कर नहीं सकता है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या करते हैं कि जब हवा हमारे नाक के पास आता है, मतलब नाजल चैम्बर में वहाँ पे आएगा, तो उसके जो ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं, मतलब हेयर के पार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको जनरली वार्म करते हैं। वार्म का मतलब है थोड़ा सा और गर्म करेंगे। किसके बेसिस पे, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बेसिस पे। मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर जितना भी है, उसके हिसाब से वो एयर को टेम्परेचर को वहाँ पे वो सेम, मतलब संभाल लाने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ हो सकता है जो हवा आ रहा है वो पूरा ड्राई होगा, मतलब सूख गया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा वेट होगा, गीला होगा, तो भी हमारा बॉडी उसको यूज़ नहीं कर सकता है, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो नाजल हेयर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, ये जो एयर को थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। मॉइस्ट का मतलब है थोड़ा सा उसको गीला करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अगर डस्ट पार्टिकल उसके थ्रू अगर आ रहे हैं, तो वो सारे डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, वो हमारे नाक के अंदर वहाँ पे अब्जॉर्ब होके रह जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि जो नाजल हेयर जो प्रेजेंट है, तो सिर्फ नाजल चैम्बर में नाजल हेयर ही प्रेजेंट है, या फिर और कोई पार्ट होता है जो उसको बाकी सारे फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर देखिएगा कि नाजल हेयर तो प्रेजेंट है, जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप होते हैं। इवन वो हमारे जो एयर बॉडी के अंदर आता है उसको वार्म अप कर सकता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, हमारे बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग उसको सेम करने के लिए हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हम देखेंगे ये नाजल चैम्बर में क्या होता है, और एक स्लिमी वाटरी फ्लूइड। स्लिमी वाटरी फ्लूइड का मतलब एक पानी की तरह एक चिपचिपा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो व्हाइट कलर का लिक्विड या फिर पानी का हिस्सा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको म्यूकस। तो ये जो नाजल चैम्बर है, मतलब हेयर के अलावा भी यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक वाटरी फ्लूइड, मतलब एक पानी जैसा कि चिपचिपा लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे म्यूकस होता है। जो म्यूकस क्या करेगा कि सपोज इसकी लिखा गया यहाँ पे कि इनसाइड द नोज देयर आर स्पेशल म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। तो नाजल हेयर तो प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ जब वो गैसेस हमारे नोज के अंदर वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे म्यूकस का लेयर, मतलब जैसे कि वाटरी फ्लूइड का स्ट्रक्चर भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या है कि कभी भी जब हवा इसके अंदर जाएगा, तो वो क्या करेगा, नाजल हेयर तो पहले से प्रेजेंट है, जो डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर ट्रैप कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या करेगा कि ये जो सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब वो यहाँ पे मूवमेंट करते करते ये म्यूकस का लेयर, मतलब जो चिपचिपी वाटरी फ्लूइड या फिर पानी वाला फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होंगे कि जो सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ये म्यूकस के अंदर क्या कर देंगे, ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप का मतलब क्या है, अभी मान लीजिए कोई पानी का सरफेस है, उसके ऊपर बहुत सारे हवा जा रहा है, या फिर कोई अगर सब्सटेंस अगर जा रहा होगा, तो क्या होगा, उसमें कुछ अगर डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी से पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होते हैं, वो सारे क्या होंगे, वो लिक्विड को ऊपर आके वहाँ पे चिपक जाएंगे। तो चिपकने का फायदा क्या है कि अगर हवा जा रहा है और म्यूकस लेयर के कांटेक्ट में अगर वो आएगा, उसके आसपास अगर आता है, तो डस्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो चिपचिपी लिक्विड के अंदर चिपक जाएंगे, जिसके वजह से सिर्फ साफ हवा क्या होगा, वहाँ से पास होके जाएगा। इसको पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, तो हम बोलेंगे कि म्यूकस इज अ स्लिमी वाटरी फ्लूइड, मतलब एक चिपचिपा फ्लूइड की तरह स्ट्रक्चर होता है, और कभी भी हवा जब इसके ऊपर से जाएगा, तो वो क्या करेगा, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल मिट्टी जो भी वो हवा के साथ हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, वो सारे धूल मिट्टी क्या होते हैं, ये म्यूकस के लेयर के अंदर चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से सिर्फ साफ हवा क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर आएगा। अभी हम देखें उसके साथ साथ क्या लिखा गया है कि द सीक्रेट म्यूकस विच ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल। जैसे कि ये म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होता है, जहाँ से म्यूकस प्रोड्यूस होगा, वहाँ से निकलता है, और वो जो म्यूकस का लेयर हमारे पूरे नाजल चैम्बर में स्प्रेड हो जाएगा। सो अगर वो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर पार्टिकल्स अगर वो डस्ट पार्टिकल्स को ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, तो बाकी के जितने भी सारे धूल मिट्टी ये सब क्या होता है, ये जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होगा, ये सब के अंदर वहाँ पे इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा।
अभी हम देखेंगे कि जैसे कि गैसेस तो यहाँ पे नाजल चैम्बर में आ गए, फिर म्यूकस का अपना काम क्या हो गया कि एयर हमारा फिल्टर हो गया, उसके साथ साथ जो हेयर फॉलिकल्स थे वहाँ पे भी वो धूल मिट्टी पकड़ा गया। अभी उसके बाद जब वो गैसेस ट्रांसफर होके उसके अगले हिस्से में वहाँ पे आएगा, तो वो अगले हिस्से में बाकी सारे क्या क्या वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि नोस्ट्रिल के थ्रू गैस पहले अंदर आ गए, अभी उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि नेक्स्ट वाले में वो हमारे गले वाले हिस्से में आते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे वहाँ पे फायरिंग्स। और फायरिंग्स के बाद जैसे कि हमने पढ़ा और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे हमारा लाइरिंग्स। बट लाइरिंग्स के बाद आप देखिएगा कि जैसे कि ये जो हमने पढ़ा है, इट इज अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोन, मतलब बड़ा सा जैसे कि पाइप वाला हिस्सा है, जैसे कि नली के तरह होता है स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे ट्रैकिया और कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज द विंड पाइप। उसका स्ट्रक्चर बाकी सारे स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा अलग होता है, मतलब नोज है, फायरिंग से, लाइरिंग से, बट ये जो विंड पाइप का हिस्सा होता है यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग, जैसे कि हमारे बॉडी के बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होते हैं, उसकी तरह होता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि इसका स्ट्रक्चर बाकी सबसे इतना डिफरेंट क्यों है, मतलब ऐसा ही ऐसा क्यों बना है। तो हम यहाँ पे आंसर तुम्हारा ये होगा कि जो ये विंड पाइप होता है, हम देखेंगे कि लिखा गया विंड पाइप और ट्रैकिया, देखिए लिखा गया है कि द ट्रैकिया हैज द रिंग्स ऑफ cartilage which ensure that the air passes doesn't collapse। मतलब अभी देखिए कि हमारे बॉडी में अगर देखेंगे लाइफ से लेकर डेथ तक, मतलब हम जब से पैदा हुए हैं तब से मरने तक पूरा जो गैसेस एक्सचेंज होता रहता है वो हमेशा किसके थ्रू होगा, किसकी वजह से वहाँ पे होता है, थ्रू द विंड पाइप। अभी अगर मानिए कि सपोज 10 पार्टिकल से या फिर किसी वजह से भी अगर वहाँ पे वो विंड पाइप के थ्रू वहाँ पे हवा जा रहा होगा और किसी वजह से वो कोलैप्स हो गया, कोलैप्स का मतलब क्या है कि उसका जो शेप और साइज वहाँ पे जितना भी था वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, या फिर मानो कि बड़ा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर, मतलब हमारे शरीर के अंदर जितना इजीली गैसेस वहाँ पे नाक से बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जा रहे थे, वो वहाँ पे जा नहीं सकते। इसलिए लिखा होगा इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलाजिनस रिंग, और कार्टिलाजिनस रिंग के बदले भी हम ये भी लिख सकते हैं इट मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलाजिनस रिंग। सी शेप क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फोल्डिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या होता है हमारा जो इंग्लिश का अल्फाबेट सी की तरह प्रेजेंट है। और अब कार्टिलेज क्यों लिया गया, वहाँ पे बोन क्यों प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज आपने पढ़ा है कि जो बोन होता है हमारे बॉडी का दैट इज नॉन फ्लेक्सिबल नेचर। नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि वो जो बोन होता है वो कभी ऐसे बड़ा और छोटा हो नहीं सकता, उसके बॉडी में वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे प्रेशर देने से वो बड़ा हो जाएगा, छोड़ने से वो छोटा हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी क्या होता है ह्यूमन बोन में एब्सेंट है। बट जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, कार्टिलेज इज ए फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बोन लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होगा प्रेशर अगर आप देंगे तो बड़ा हो जाएगा, अगर प्रेशर छोड़ेंगे छोटा हो जाएगा। तो ये जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ये जो विंड पाइप होता है हमेशा अपना शेप और साइज वहाँ पे मेंटेन कर सकता है, और जिसकी वजह से कैपेसिटी क्या होगा कि कभी भी कोलैप्स नहीं होगा और हमेशा अपना शेप और साइज वहाँ पे मेंटेन करके रख सकता है। अभी हम देखेंगे कि जो विंड पाइप के बाद यहाँ पे गैसेस यहाँ पे आ जाएंगे, फिर क्या होगा वो विंड पाइप, क्योंकि दो लॉन्ग्स में तो एक विंड पाइप जा नहीं सकता, तो इसकी वजह से अभी विंड पाइप के क्या होंगे वहाँ पे ब्रांचेस होंगे, और वही ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं उसको ब्रोंची और ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं। सो एक विंड पाइप आता है और जब लॉन्ग्स के कांटेक्ट में वो आएगा, मतलब फेफड़ों के कांटेक्ट में जब वो आता है उसके वहाँ पे दो हिस्से बन जाते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे ब्रोंकाई, और बाद में वही ब्रोंकाई क्या होते हैं और भी ज़्यादा छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में वहाँ पे डिवाइड होता रहता है, जिसको हम क्या बोलेंगे वहाँ पे ब्रोंक्यूल। मतलब एक विंड पाइप आता है, वही विंड पाइप के ब्रांचेस होने से वो बनेगा वहाँ पे ब्रोंकी। देन वो ब्रोंकी जो क्या होगा वो और भी डिवाइड होता रहता है ताकि वो पूरे लॉन्ग्स के एरिया को कवर कर सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे वहाँ पे ब्रोंक्यूल्स। और वही ब्रोंक्यूल जब क्या करते हैं फाइनली बलून लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे कन्वर्ट अगर वहाँ पे हो जाते हैं, जिसको हम वहाँ पे क्या बोलेंगे हमारा एल्वियोली। और एल्वियोली क्या है, मतलब हम बोलेंगे कि एल्वियोली इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। कि बलून होता है ना, हवा देने से वो बढ़ जाएगा, फिर हवा छोड़ने से छोटा हो जाएगा, वैसे ही हम जब गैसेस अंदर लेंगे या फिर गैसेस बाहर छोड़ेंगे
ओके तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जब गैसेस हमारे लंग्स के अंदर आते हैं तो वहाँ पे क्या क्या, जैसे कि वहाँ पे एल्वियोली प्रेजेंट होता है, ब्रोंकी प्रेजेंट होता है, ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होता है। अभी हम देखेंगे कि जब ना वो गैसेस लंग्स के अंदर वहाँ पे आ गए तो वहाँ पे लंग्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, या फिर जो रिब केज होता है या फिर डायफ्रागम जो होता है वो उसको कैसे वो गैसेस एक्सचेंज करने में वहाँ पे हेल्प करेगा। सो अभी देखिए इधर लिखा गया है कि व्हेन यू ब्रीथ इन we lift our ribs and flatten our diaphragm and as a result the chest cavity become larger। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पे आएगा तो जैसे कि नाजल पैसेज के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू ट्रांसफर करते करते फाइनली कहाँ पे आ जाता है हमारे बॉडी के एल्वियोली में। अगर एल्वियोली में आएगा, जैसे कि हमने पढ़ा है कि एल्वियोल इज नथिंग बट अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, तो बलून का जैसे हमने पढ़ा है कि हवा अंदर जाने से उसका साइज बढ़ जाता है, छोड़ने से साइज छोटा होगा। वैसे क्या होता है कि जब एल्वियोली के अंदर वो गैस आ जाता है तो एल्वियोली का साइज वहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर एल्वियोली का साइज अगर बड़ा हो जाएगा, लिख देखते हैं यहाँ पे कि जब ऑक्सीजन अंदर गया तो एल्वियोली का साइज वहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। अभी अगर एल्वियोली का साइज बड़ा होगा तो एल्वियोली किसके अंदर है, हमने पढ़ा इनसाइड द लंग्स, तो लंग्स का साइज वहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुअली वहाँ पे इंक्रीज होगा। अब एक लंग्स का साइज बढ़ जाता है तो उसके ऊपर जो हमने पढ़ा है कि जो बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे रिब केज, तो रिब केज को क्या करेगा, वो फोर्स देगा, प्रेशर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, वी लिफ्ट आवर रिब्स, मतलब क्योंकि लंग्स वहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं तो जिसकी वजह से रिब केज का वो क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रेशर देने की वजह से उसका भी साइज वहाँ पे क्या हो जाता है, धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ बिकॉज वहाँ पे लंग्स का साइज वहाँ पे बढ़ गया तो उसके साथ साथ क्या होगा कि जो डायफ्रागम है उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब क्योंकि लंग्स का साइज बढ़ जाता है तो डायफ्रागम क्या करेगा, कैसे लंग्स अपने पोजीशन से डिसलोकेट ना हो जाए, मतलब पोजीशन चेंज ना हो जाए, इसकी वजह से क्या होगा कि डायफ्रागम क्या करते हैं, खुद को वो फ्लैटन करेगा। फ्लैटन मतलब इसका हिस्सा जो थोड़ा सा से बेंड होके है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि पूरा वहाँ पे सीधा हो जाएगा। और सीधा हो जाने की वजह से वो क्या करता है, फ्रॉम द लोअर पार्ट, मतलब नीचे के हिस्सों से लंग को सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिसकी वजह से ओवरऑल ये पूरा जो थोरैसिक कैविटी होता है, ये पूरा थोरैसिक कैविटी का साइज क्या हो जाता है, वहाँ पे लार्जर होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि कभी भी जब गैसेस अंदर लेंगे पहला क्या होता है, अल्वियोली का साइज बड़ा होगा, जिसकी वजह से लंग्स का साइज भी बड़ा हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे जो रिबकेज होते हैं वो रिबकेज भी वहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एक्सपैंड करेंगे। और रिबकेज के एक्सपेंशन की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि डायफ्रागम क्या हो जाएंगे, अपवर्ड मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से वो फ्लैटन स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये तरह चेंजेस कब होते हैं कि व्हेन यू इनहेल द गैस, मतलब गैसेज जब हमारे बॉडी के अंदर आएंगे तो इस तरह के यहाँ पे चेंजेस होते हैं। अभी हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्सहेल द गैस, मतलब गैसेस को जब हम बाहर छोड़ देंगे तो वहाँ पे किस तरह का चेंजेस होता रहेगा। सो अब देखिए लिखा गया है कि बिकॉज ऑफ एयर, जैसे कि हमें पढ़ा कि अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पे लंग्स बाकी सारे पार्ट वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि जब माना कि वो गैसेस बाहर निकल अगर रहे हैं तो गैसेस अगर बाहर निकल रहे हैं या फिर ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए उसको हेल्प करेंगे, तो हमने पढ़ा कि गैसेस जो आते हैं ये फाइनली कहाँ पे आते हैं, हमारे बॉडी के एल्वियोली में। और वही एल्वियोली का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना गया है जिसकी वजह से वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है इधर कि एल्वियोली क्या है, मीन्स इट इज ए थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर क्लोज सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, मतलब जो गैसेस यहाँ पे ट्रांसफर होके आते हैं ये फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर में से जो प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोली, जो किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी थिन वाल्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही पतले जैसे कि मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके आसपास हमेशा क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे। ब्लड कैपिलरीज क्या है, तो आप देखेंगे आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है
वो क्या होगा, हमेशा ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, मतलब पाइप की तरह स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, जिसके अंदर हमारे बॉडी के सारे हिस्सों में ब्लड पहुंच पाएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल। और उसी ब्लड वेसल का एक टाइप होता है ब्लड कैपिलरी, जो क्या होता है, हमेशा एल्वियोली के आसपास से प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब गैसेस हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं एंड फाइनली वो ऑक्सीजन वहाँ पे एल्वियोली के पास चला आता है, अभी क्या होगा, वो एल्वियोली में जो ऑक्सीजन होता है दे ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड कैपिलरी, मतलब अभी एल्वियोली के अंदर जो भी ऑक्सीजन होता है वो क्या होगा, हमारे जो एल्वियोली के आसपास जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए देखो यहाँ पे स्टेप वाइज लिखा गया है। पहले क्या होता है कि सपोज गैस आया बाय द हेल्प ऑफ विंड पाइप, अभी विंड पाइप का क्या होते हैं, वहाँ पे हिस्से बन जाते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ब्रोंकी, मतलब पहले विंड पाइप के थ्रू गैस अंदर आता है, फिर उसके जो डिविजन्स बन जाते हैं जिनको हम बोलेंगे ब्रोंकी, देन वो ब्रोंकी क्या होगा, वापस से बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता है, दैट मीन्स देयर इज अ ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकी, जिसको हम क्या बोलेंगे, हमारा ब्रोंक्यूल्स। अभी उसके बाद ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, फाइनली बदल डिवाइड होते होते फाइनली बलून लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे बदल जाते हैं, जिसको वहाँ पे क्या बोलेंगे, हम उसको एल्वियोली। और अभी वो एल्वियोली के पास में बहुत सारे ऐसे, जैसे कि चेन लाइक पैटर्न में बोल सकते हैं या फिर एक नेट लाइक पैटर्न के हिसाब से बहुत सारे ब्लड वेसल्स यहाँ पे सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। उनका क्या काम है, तो अभी बॉडी के बाहर से जितने भी अमाउंट का ऑक्सीजन अभी आया है, मतलब मानिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर मानो कि बाहर से अगर बॉडी के बाहर से अगर ऑक्सीजन अभी एल्वियोली के अंदर आया है और उसके साइड में अगर इतने सारे ब्लड वेसल्स अगर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सारे जो सब्सटेंस होते हैं उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट के प्रेजेंट है वहाँ से जहाँ पे वो लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे मूवमेंट करेंगे, जिसका मेथड का नाम हमने पढ़ा डिफ्यूजन। तो उसी मेथड से क्या होगा, अभी एल्वियोली के अंदर जहाँ पे हम देखेंगे देयर इज ए हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा होगा, और हमारा जो ब्लड वेसल है वहाँ पे क्या होता है, हमेशा लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। और जैसे कि हमने पढ़ा डिफ्यूजन में क्या होता है, सब्सटेंसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो उसी तरीके से क्या होता है कि एल्वियोली में अभी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वहाँ से क्या होगा कि जो हमारे ब्लड वेसल में जहाँ पे अभी ऑक्सीजन का अमाउंट लो होता है वहाँ पे भी क्या करते हैं, गैसेस मूवमेंट करते हैं। मतलब हो सकता है वो गिल्स की बात करें, स्किन की बात करें या फिर लंग्स की बात करें, हमेशा यहाँ पे गैसेस कहाँ से कहाँ मूवमेंट करते हैं, ऑलवेज फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हो सकता है ऑर्गन वहाँ पे अलग होगा, बट जो मेथड होता है या फिर जो प्रोसेस होगा जिसकी वजह से वो गैसेस सेक्शन होता रहता है, दैट प्रोसेस इज ऑलवेज कॉमन, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, पानी में रहने वाला एनिमल हो, जमीन पे रहने वाला एनिमल हो, या फिर ऐसा एक एनिमल हो जो पानी के साथ साथ क्या कर सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। अभी हम आगे देखेंगे तो अभी हम आगे देखेंगे कि जब ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे हमने पढ़ा कि एल्वियोली के पास अगर गैसेस यहाँ पे आ गए तो अभी वहाँ पे एल्वियोली के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे या फिर किस तरीके से वो गैसेस क्या होता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट में वहाँ पे ट्रांसफर होता है, जिसकी हेडिंग लिखा गया है कि लेट अस सी हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। मतलब अभी एल्वियोली के पास तो ऑक्सीजन आ गया, अभी वो ब्लड वेसल में जाएगा कैसे, बाद में वो ब्लड वेसल्स कैसे हमारे सारे बॉडी में मतलब पूरे शरीर में कैसे वहाँ पे गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, पहले देखिए लिखा गया है कि यहाँ पे मानिए कि हमारे ब्लड बॉडी मतलब सराउंडिंग से क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और वो ऑक्सीजन क्या होता है हमारे जो ब्लड वेसल्स में वहाँ पे ट्रांसफर हो गए। लेकिन हमें पता है कि जब हमारा बॉडी सराउंडिंग से या फिर बाहर से ऑक्सीजन रिसीव करता है उसी टाइम के अंदर क्या है कि जो बॉडी में उस टाइम पे क्या प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब CO2 प्रेजेंट होगा। तो हम बोलेंगे कि इन द एल्वियोलर वॉल मतलब जो एल्वियोली के पास जो ब्लड वेसल होता है तो वहाँ पे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैसेस का लेन देन होगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन मूव इनटू द ब्लड वेसल मतलब ऑक्सीजन जहाँ पे एल्वियोली से ब्लड वेसल के अंदर आता है उसी तरीके से क्या होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वहाँ से क्या होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से बाहर आएगा और फिर उसी रास्ते से जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर गया था उसी रास्ते से क्या होता है बॉडी से बाहर निकल के आ जाता है। इसलिए यहाँ पे देख सकते लिखा गया है कि ऑक्सीजन इसी रास्ते से अंदर आता है और जो एल्वियोलर वॉल में वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा
जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चला जाएगा। तो अभी देखिए लिखा गया है कि the CO2 goes out of the body when you breathe out the air। अगर ब्रीथ इन करेंगे तो ऑक्सीजन गैस अंदर आया, एल्वियोली के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसफर होके आ जाता है, और उसी प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से लंग्स के अंदर आता है तो वही ब्रीथ आउट मेथड से क्या होगा, वो बॉडी के बाहर वहाँ पे चला जाता है। अभी अगर आप देखेंगे कि हमेशा क्या होगा, एट द सेम टाइम CO2 फ्रॉम द टिश्यू इज टेकन अप बाय द हेमोग्लोबिन एंड इज रिलीज इनटू द एल्वियोली बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। अभी ये वाला न्यू पार्ट हम पढ़ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, इसका क्या काम होता है हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करने में। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमेशा जो गैसेस होते हैं, गैसेस कभी डायरेक्टली मतलब उनके ओरिजिनल फॉर्म में, उनके असली रूप में कभी वो अपने पूरे बॉडी में कभी ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकते, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर पता है कि 70% उसमें वाटर ही है, और वाटर में भी मैक्सिमम सब्सटेंस क्या होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, मतलब खून की मदद से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर वो खाना, ऑक्सीजन, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए, वो सारे क्या होता है ब्लड के थ्रू वहाँ पे ट्रांसफर होगा। जिसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए यहाँ पे एक डायग्राम वहाँ पे लिखा गया है कि मानिए अभी एल्वियोली में क्या प्रेजेंट था, ऑक्सीजन। जब हम गैसेस लिए तो एल्वियोली में ऑक्सीजन आ गया, अभी वो ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारे ब्लड कैपिलरी में वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। अभी अगर माने कि ब्लड कैपिलरी है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होगा, और हमें पता है कि हमारे ब्लड में 3 डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं। एक होता है RBC जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल, एक होता है WBC जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कल, और एक होता है प्लेटलेट। तो वो जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल है उसके अंदर जो एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या लिखा है यहाँ पे, HB का मतलब क्या है, मतलब बोलेंगे इट इज ए वर्ड दैट इज कैन बी डिस्क्राइब एज हेमोग्लोबिन। और ये जो हेमोग्लोबिन वाला टर्म है वो जनरली 2 टर्म से ऐसा बनाया गया है, जिसमें हेमो का मतलब होता है आयरन, और यहाँ पे ग्लोबिन का मतलब क्या होता है वहाँ पे, प्रोटीन। सो इट इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन विच इज जनरली कॉल्ड द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर से कौन सा पिगमेंट होते हैं, फिर कौन सा पार्ट होगा जो पूरे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, तो उसको हम बोलेंगे हेमोग्लोबिन। तो ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज यहाँ पे लिखा गया है कि जब एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन आता है और वही ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज टेकन अप, मतलब वहाँ पे क्या होता है, हेमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को भी कैच कर देगा। उसी तरीके से अभी जो मान आप बोले थे कि अभी ब्लड वेसल क्या लेके आया होता है, जब ऑक्सीजन हम उसको दे रहे होते हैं तो वहाँ पे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पहले से ही हमारे हेमोग्लोबिन के थ्रू आया होता है, जो बाद में यहाँ पे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होके जाएगा। मतलब ये जो एल्वियोलर वाल है जो ब्लड वेसल के कांटेक्ट में होता है, यहाँ पे हेमोग्लोबिन जनरली क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा ताकि वो हमारे पूरे बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली ट्रांसफर कर सकता है। वेराज जो पहले से उसने कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, वापस एल्वियोली में छोड़ देगा, और एल्वियोली में छोड़ने की वजह से वापस से क्या होते हैं, अभी एल्वियोली में अगर यहाँ पे छोड़ा गया वापस में ब्रोंकियल्स में जाएगा, देन ब्रोंकियल से ब्रोंकी में जाएगा, देन ब्रोंकी में ऐसे विंड पाइप के थ्रू क्या होता है, उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आ जाता है। इसलिए हम बोलेंगे द पाथवे ऑफ गैसियस एक्सचेंज, दैट मीन्स बोल सकते हैं ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी का बाहर आना, दोनों का प्रोसेस वहाँ पे सेम है, पाथवे सेम है, बट वहाँ पे क्या होता है कि जो एल्वियोलर वाल में वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होता है हमारे रेड ब्लड सेल में जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट है उसकी वजह से बॉडी में पूरे ट्रांसफर होते हैं, और वही हेमोग्लोबिन पिगमेंट जब वो ऑक्सीजन के यूज़ करने वाले सेल के पास जाता है तो वहाँ से वो क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब भी एल्वियोलर वाल के पास आएंगे वो क्या हो जाएंगे, उसी एल्वियोलर वाल के तो बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकल जाता है। अभी हम आगे देखेंगे कि मानिए अभी जैसे कि लिखा है हमने कि एल्वियोली के अंदर आने से वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, सब्सटेंसेस अपने जैसे कि गैसेस मॉलिक्यूल वहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स, एल्वियोली, वो सबका स्ट्रक्चर से इवन फंक्शन में चेंजेस आता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन एंटर द लंग्स देन इनटू द एल्वियोली, मतलब एल्वियोली के पास डायरेक्टली आने वाला है, तो हम देखेंगे पहले वो नोज में आएगा, नोज के बाद हमने पढ़ा फायरिंग
फारेंक्स, फारेंक्स के बाद लैरिंग्स, देन विंड पाइप, फिर वो जब लॉन्ग्स में एंट्री करता है, लॉन्ग्स पे आने के बाद जाके वो क्या होगा, ये एल्वियोलर स्ट्रक्चर के अंदर गैसेस वहाँ पे पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है कि दिस ऑक्सीजन इज कैरीड टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, बिकॉज यहाँ पे गैसेस जो होते हैं हमने पढ़ा कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में कभी बाकी सारे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड है, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस है जो क्या करता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्शन करने के लिए हेल्प करेगा। सो वही ब्लड टाइप टिश्यू की हेल्प से वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन जो गैस होता है वो पूरे बॉडी पार्ट में वहाँ पे ट्रांसफर होता रहेगा। फिर क्या लिखा गया है कि द हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसीज ऑफ द ब्लड ऑब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, मतलब अगर ऑक्सीजन यहाँ पे अगर आ गया है, इसके जो सराउंडिंग में जो बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जिसका वाल क्या होता है एक्सट्रीमली थिन। एक्सट्रीमली थिन वाल का मतलब क्या है कि वो लेयर वहाँ पे इतना पतला होगा कि जिसकी मदद से क्या होगा कि सब्सटेंसेस जो होते हैं, मतलब गैसेस मान सकते हैं या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो क्या कर सकते हैं उसके ईजिली उसके अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ वहाँ पे जा सकते हैं। और ये जो ब्लड कैपिलरी का सबसे थिनर वाल होता है, वही थिन वाल की वजह से क्या होगा कि वो जो स्ट्रक्चर होता है हमेशा हेल्प करता है फॉर द गैसियस सेक्शन। इसलिए हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स में नहीं, ब्रोंकी में नहीं, सिर्फ एल्वियोली में ही गैसियस सेक्शन होता है। क्यों? रीजन ये उसका एक्सट्रीमली थिन वाल, जो सबसे ज़्यादा पतला वाल होगा वही वाल क्या करता है उसको वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि द alveoli are always surrounded by the blood capillaries, जिसके अंदर देखेंगे बहुत सारे अमाउंट के ब्लड हमेशा प्रेजेंट होंगे। अगर ब्लड होगा तो आरबीसी जैसे भी प्रेजेंट होगा। अगर आरबीसी होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, हेमोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो गैसेस को अच्छी तरीके से हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हेल्प करेगा। मतलब लाएगा लॉन्ग्स, मतलब लॉन्ग्स के थ्रू हमारे बॉडी में सराउंडिंग से गैसेस आएंगे, बट एक्चुअली को पूछा जाएगा बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है, तो वहाँ पे कोई लॉन्ग्स का रोल नहीं होता। वहाँ पे हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उसको बॉडी से निकालने के लिए, वो पूरे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ब्लड हेल्प करता है। बट क्या है, ब्लड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, बिकॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ओनली मीन्स कि कौन से हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। बट ब्लड क्या होता है, वहाँ पे हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, बिकॉज हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, वरना वो अपने बॉडी के जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जितने भी सबसे आप बोल सकते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन करना, ये कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसफर करके अपने बॉडी प्रोसेस को ठीक से कंटिन्यू करने के लिए वहाँ पे क्या करता है, ब्लड हेल्प करेगा। और ब्लड में भी कौन सा, हेमोग्लोबिन। और इसको मैं बार बार बोल रही हूँ, हेमोग्लोबिन आपको याद रखना है एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसके वजह से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में गैसेस एक्सचेंज वहाँ पे होता रहता है। अभी हम आगे देखेंगे कि सपोज हम मानिए कि अभी ऑक्सीजन यहाँ पे अगर आ गया या फिर जैसे कि बोलेंगे हेमोग्लोबिन है, वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज ये सब में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हेमोग्लोबिन क्या है, हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोली एंड द सराउंडिंग टिश्यू। अगर मानिए कि यहाँ पे अगर हमारा ऑक्सीजन अभी एल्वियोली वाल में आ गया है और उसके सराउंडिंग में जो बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके अंदर हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, सो हेमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करेगा, हमेशा वो ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेगा और उसके साथ साथ वो खुद जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है उसको वापस से एल्वियोली में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेगा। मतलब ये जो पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है दैट इज ओनली टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। इसके वजह से हमने उसको क्या पढ़ाया, एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अभी क्या होता है, जो ब्रीदिंग साइकिल होता है, ब्रीदिंग साइकिल का मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में होता रहता है। और ऐसा मान सकते हैं कि इन ए मिनट हमारा बॉडी अराउंड 20 to 30 टाइम्स के अंदर ब्रीदिंग करेगा। बट दैट में वेरी, मतलब अगर पहाड़ों में जाएंगे तो वहाँ पे ब्रीदिंग रेट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, अगर सी एरिया में जाएंगे तो कम हो सकता है, डिपेंड करता है। बट नॉर्मली जो ब्रीदिंग साइकिल होगा, मतलब गैसेस को अंदर लेने का फिर गैसेस को बाहर छोड़ने का जो प्रोसेस होता है दैट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब हमेशा वो होता रहता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है कि व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, उस टाइम पे क्या होता है, लंग्स में हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस हमेशा रह जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब आप किस टाइम पे भी ऑक्सीजन गैस अंदर ले या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि लंग्स पूरा खाली हो जाता है एयर्स पे। हमेशा क्या होगा, लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट के गैसेस हमेशा प्रेजेंट होके रहेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम।
तो उसका काम क्या है, ऐसा क्यों होता है? कि देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्जॉर्ब एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन अगर आ गया विद इन फ्यू पीरियड ऑफ टाइम या फिर कुछ टाइम के अंदर गैसेस सडनली बॉडी के अंदर चलेगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड सडनली बाहर चला आएगा, तो उस टाइम के अंदर अगर गैस अगर लंग्स के अंदर कुछ नहीं रहेंगे तो हो सकता है हमारा लंग्स भी वहाँ पे कोलैप्स हो सकता है या फिर अपने पहले वाले साइज में आ नहीं सकता। तो हमेशा बोल सकते हैं कि कभी भी गैसेस हम अंदर ले रहे हैं या फिर बाहर छोड़ रहे हैं, हमेशा लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस हमेशा प्रेजेंट होकर रहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम, बिकॉज इट कैन प्रोवाइड दैट टाइम, मतलब उतना टाइम गैप उसको मिलेगा जिसकी वजह से क्या हो सकता है जो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलिक वाल में आया है वो क्या कर सकते हैं अच्छे तरीके से हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, ताकि ब्लड हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ वहाँ पे क्या होना चाहिए, उतना टाइम भी होना चाहिए कि अभी जो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा से एल्वियोली के थ्रू बॉडी से अच्छी तरह से बाहर निकल सकता है। और ये सबका फंक्शन किसका होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैसेस दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द लंग टू मेंटेन द शेप और साइज और प्रोवाइड द टाइम पीरियड फॉर इजी गैसेस एक्सचेंज। इसको अगर हिंदी में बात करेंगे तो रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब हमारे लंग्स के अंदर कितने वहाँ पे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, अगर आप गैसेस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो कितने गैसेस हमेशा उसके अंदर प्रेजेंट होके रहेंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि अभी अगर आता है कि अभी तो हमने पढ़ा कि एनिमल की बॉडी में या फिर ह्यूमन के बॉडी में कैसे गैसेस होता रहता है, अभी हम पढ़ेंगे प्लांट के बॉडी में कैसे गैसेस एक्सचेंज होगा। बिकॉज हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा है कि जो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं मतलब पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हमारे जानवर भी होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं फिर भी हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। सबके बॉडी में ये सारे जो प्रोसेस क्या होते हैं कॉमन होता है, मतलब हो सकता है उनका साइज अलग हो, शेप अलग हो, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, बट ये सारे कुछ प्रोसेस होते हैं, ये कुछ उनके बॉडी के तरीके होते हैं जो सबके बॉडी में होता रहता है। वैसे ही प्लांट के बॉडी में भी क्या होगा, ऐसे गैसेस एक्सचेंज होता है। बट आप बचपन से पढ़े होंगे कि हम बोलते थे कि ह्यूमन के बॉडी में मतलब इंसान के बॉडी में गैसेस एक्सचेंज जैसे होगा, मतलब एनिमल के बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो हमेशा क्या होता है उल्टा होते हैं प्लांट से, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट बदले में प्लांट क्या करता है, प्लांट हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है बट ऑक्सीजन छोड़ेगा। बट ये जो प्रोसेस है वो क्या होता है प्लांट में बस कुछ टाइम के लिए होता है, मतलब हमें पता है कि प्लांट के बॉडी में जो फोटोसिंथेसिस होगा मतलब ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम पे, उस टाइम पे क्या करता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ऑक्सीजन छोड़ेगा ताकि अपने बॉडी में वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। बट उसके साथ साथ वो क्या करता है ऑक्सीजन भी खुद के लिए यूज़ कर सकता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे वो ऑक्सीजन को यूज़ कर सकता है ताकि वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्लांट्स डू नॉट हैव अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे कि हमारे बॉडी में वहाँ पे लंग्स होता है, स्किन होता है या फिर गिल्स होते हैं जो डिफरेंट जानवर के अंदर ताकि वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, पर प्लांट में ऐसा कोई ऑर्गन वहाँ पे है नहीं। बट प्लांट में क्या है, क्योंकि प्लांट एक स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म है, स्टेशनरी का मतलब क्या है कि दैट कैन नॉट मूव, जो चीज़ें कहीं पे अगर मूव कर नहीं सकते तो क्या बोलेंगे उसको स्टेशनरी। तो प्लांट के बॉडी में स्पेसिफिकली क्या है, ना कोई उसके बॉडी में पर्टिकुलर ऑर्गन है जो उसको गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा, ना वो एक जगह दूसरे को भी जा सकता है, वो हमेशा एक फिक्स जगह पे रहता है। सेकेंडली देखेंगे तो हमारे बॉडी के हिसाब से उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी क्या है बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में देखिए हम बात कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारा एक्टिविटी होता रहता है, तो हमारे बॉडी के हिसाब से प्लांट के बॉडी में बहुत कम चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम है, तो उसको हमारा बॉडी जितना ऑक्सीजन डिमांड करता है उतना कभी डिमांड किसका नहीं होता, प्लांट्स का कभी होता नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर एज कंपेयर टू द एनिमल, मतलब हमारे बॉडी में जहाँ पे हम देखेंगे एक मिनट के अंदर हम अराउंड 20 टाइम्स ब्रीदिंग करते हैं, बिकॉज हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब हमें ज़्यादा ताकत चाहिए ताकि हम अलग अलग काम कर सकते हैं। और प्लांट के बॉडी में हम क्या देखेंगे
बिकॉज वो स्टेशनरी है, मूव नहीं करता है, ना उसके कोई ऑर्गन होता है, इसकी वजह से उसका जो ऑक्सीजन लेने का और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, वो क्या होगा, बहुत ही स्लो होता है। उसके साथ देखेंगे तो इसकी वजह से जहाँ पे हमारे बॉडी में बहुत एक रैपिड मेथड मतलब फास्टर मेथड में गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, वहाँ पे हम क्या देखेंगे, प्लांट के बॉडी में ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो हमेशा क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्लो मेथड में होगा, या फिर बोलेंगे कि देयर इज ए वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस हमेशा क्या करेंगे, हमेशा कम अमाउंट के अंदर ही क्या होते हैं, उसकी बॉडी में अच्छे तरीके से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस होगा जो गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है, तो मेथड का नाम क्या देखेंगे वहाँ पे, डिफ्यूजन। मतलब हमारे बॉडी में जैसे कि लॉन्ग्स के सरफेस में भी क्या होता था, डिफ्यूजन होता था, जहाँ पे हम गैसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते थे, वैसे ही प्लांट के बॉडी में भी क्या होगा, वही डिफ्यूजन मेथड में वहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटेंस जो क्या करेंगे, हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे मूवमेंट करते रहेंगे। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है ऑर्गन वहाँ पे अलग होगा बट द प्रोसेस इज स्टिल रिमेन द सेम, जहाँ पे सारे जो गैसेस होंगे कहाँ पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में वहाँ पे मूव करेंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि दिन के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे प्लांट में कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। हमने पहले एग्जांपल पढ़ा कि दिन के टाइम पे जनरली प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद खाना खुद बनाएगा। तो डे टाइम पे प्लांट कैसे गैसेस एक्सचेंज करेगा और नाइट टाइम पे वहाँ पे कैसे गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। सो यहाँ पे एक डायग्राम है, देख सकते हैं कि जो डे टाइम पे होता है, हमें पता है कि डे टाइम पे प्लांट क्या करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जब हमें रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए और हम कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे छोड़ते हैं, बट डे टाइम पे क्या करता है, वो हमारे बॉडी से बिल्कुल उल्टा बिहेव करेगा। मतलब वो क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए लिखा गया है इन ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट हैपेंस कि CO2 इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे प्लांट कभी दिन में ऑक्सीजन नहीं लेता है, वो क्या लेगा वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करता है उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा। अभी मानिए अगर वो CO2 अगर प्लांट अपने बॉडी में लेगा तो डे टाइम पे क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा, जहाँ पे उसका वो फूड प्रिपरेशन होता है, और फूड प्रिपरेशन के साथ साथ वो सराउंडिंग में क्या छोड़ता है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी छोड़ेगा। बट जितना ऑक्सीजन उसके बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो कभी सारा का सारा ऑक्सीजन कभी सराउंडिंग में रिलीज करता नहीं है। वहाँ पे क्या होगा कि सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूटिलाइज फॉर द रेस्पिरेशन ऑल्सो। तो वहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ेगा, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो अपने बॉडी के खुद के लिए पर्पस के लिए यूज़ करता है, और बाकी सारे जो ऑक्सीजन क्या होते हैं वो कहाँ छोड़ेगा, सराउंडिंग में छोड़ देता है। और वही ऑक्सीजन जो उसने अपने बॉडी में यूज़ किया है वो वापस उसके बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यूज़ होगा ऑक्सीजन यूज़ होगा और वहाँ से क्या निकलता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। अभी हम देखेंगे कि जब नाइट टाइम वहाँ पे होता है तो नाइट टाइम पे कैसे वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसे कि हमने लिखा है नाइट टाइम, दैट मीन देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट, सनलाइट तो है नहीं, तो प्लांट कभी नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस भी करने वाला नहीं है। तो नाइट टाइम प्लांट इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ ह्यूमन बॉडी, या फिर एक एनिमल की तरह बिहेव करेगा। मतलब नाइट टाइम पे जो ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं, मतलब ऑक्सीजन का जो लेना देना प्रोसेस होता है जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं। सो ब्रीदिंग प्रोसेस में जैसे कि हम लोग दिन हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो नाइट टाइम भी क्या करेगा, जो एक पेड़ होता है वो भी क्या करता है, एक एनिमल की तरह ही, एक जानवर की तरह बिहेव करेगा, जहाँ पे वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर छोड़ता है। सो यहाँ पे लिखा गया है ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सनलाइट नहीं है तो प्लांट कोई फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, तो यहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होने वाला है ना ऑक्सीजन छोड़ने वाले हैं। तो नाइट टाइम पे क्या होता है कि बिकॉज देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, दैट मीन देयर इज no utilization of carbon dioxide also and there is no production of oxygen also। ना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, ना फोटोसिंथेसिस होगा, ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो नाइट टाइम पे क्या होता है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम देखेंगे प्लांट भी क्या करता है, सराउंडिंग से ऑक्सीजन गैस लेगा, जो वहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग को वहाँ पे छोड़ देता है। मतलब डे टाइम पे प्लांट के बॉडी में गैसेस एक्सचेंज अलग तरीके से होता है और नाइट टाइम पे वहाँ पे क्या होता है, अलग तरीके से गैसेस एक्सचेंज वहाँ पे होगा।